हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डिसेंट मूव इन डॉक्टर रेडीज़, राइट। ये एक स्टॉक है, इसके अंदर हम डिसेंट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आज भी स्टॉक लगभग 2% के आसपास ऊपर है, राइट। सो वाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन दिस स्टॉक, इन दिस कंपनी, लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं डॉक्टर रेडी का। तो डॉक्टर रेडी में आपको चार्ट देख के समझ आ रहा है कि ये बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। ये बहुत ही ब्रॉड रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस है बेसिकली वो प्राइस फेब 2024 वाला है, राइट। तो लगभग मोटा मोटा 2 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, वो एक सिमिलर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर रेडी बेसिकली एक फार्मा कंपनी है, राइट। लीडिंग इंडिया बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट, विच ऑफर्स अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब बहुत सारे अलग अलग काम हैं इनके, जिसके अंदर से एक मेन काम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, एपीआईज बनाते हैं। बेसिकली एपीआईज क्या होता है, जो आपका कोई भी आप दवाई लेते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, ठीक है, आप डोलो लेते हो, उसके अंदर सॉल्ट जो हम देखते हैं ना कि कौन सा सॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड एपीआई, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो मेन इंग्रेडिएंट जो आपकी दवाई में होता है, जो सॉल्ट होता है, वो लोग ये बेसिकली बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ आपने देखा होगा डॉक्टर रेडी की आती हैं, ठीक है। और इसका ये बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है रेवेन्यू कैसे स्प्लिट है इसका, ठीक है। तो ग्लोबल जेनेरिक सेगमेंट, बेसिकली ये जो कंपनी है जेनेरिक ड्रग्स बनाती है, ठीक है। और जेनेरिक और ब्रांडेड में ड्रग्स में क्या फ़र्क है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, राइट। तो 83% रेवेन्यू इनका जेनेरिक सेगमेंट से आता है और 14% रेवेन्यू है जो एपीआई से आता है, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हाँ, ठीक है, मोटा मोटा हमें पता लग गया कि एक फार्मा की कंपनी है, ड्रग्स बनाती है, ठीक है। अब इसका अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ का है। स्टॉक का जो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18 का है, और जबकि जो इसका इंडस्ट्री का पी है ना वो 30 का है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी से कम पे ट्रेड कर रहा है, राइट, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर आप पेग रेशियो देखोगे तो इस कंपनी का 0.49 है। मतलब पेग रेशियो का मतलब क्या होता है, पीई डिवाइड बाय ग्रोथ। तो ये एक रेशियो है, मतलब इस कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि पी से भी बेसिकली कंपेरेटिवली ज़्यादा है। अगर हम नॉर्मली ये होता है ना कि अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर द कंपनी, बेसिकली उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका पेग रेशियो भी 1 से कम है तो इट्स अ डिसेंट। उसके बाद चलो इसका पी रेशियो देख लेते हैं। अब देखो पी रेशियो में क्या है, ये जो स्टॉक है अगर हम पिछले 3 साल का उठा के देखेंगे तो इसका एवरेज मीन पी है 19 और उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और अगर ईपीएस भी देखोगे, जो ब्लू बार्स हैं दैट इज ईपीएस, तो वो भी डिसेंट तरीके से ग्रो कर रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे ना, देखो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में जितनी भी कंपनी उनका पी हाई, बहुत हाई ट्रेड कर रहा है, बट ये स्टॉक डिसेंट पी पे है, राइट। अब अगर इसका सेल्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा था चार्ट में कि ये फेब 24 से लगभग वहीं पे है। तो हम देखते हैं कि वहाँ से इसका सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा जब से स्टॉक रेंज कर रहा है। तो लेट्स गो ऑन फेब 24। तो यहाँ पे हम बेसिकली मार्च या यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, 7,000 करोड़ सेल्स थी और अब कितना हो गया, 88 हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 20% सेल्स है जो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो कर गया, डेफिनेटली कर गया। और प्रॉफिट ग्रो किया, सी 1800 से 2000, मतलब यहाँ पे भी लगभग 10% का ग्रोथ है प्रॉफिट में भी, ठीक है, डिसेंट है। उसके बाद अगर आप वैसे ईयरली बेसिस पे देखोगे तो कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा पा रही है, डेफिनेटली बढ़ा पा रही है। देखो कहाँ 13,000 करोड़ था, कहाँ आज 34 हो चुका है। तो हर साल इसकी सेल्स बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है, तो कंपनी के बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। सी इट्स एट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, कंपनी के बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स ग्रोथ बेसिकली पिछले 3 साल की 15% है, तो दैट्स अ डिसेंट सेल्स ग्रोथ। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 38% प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने किया, सो दैट्स अ गुड नंबर, राइट। और उसके बाद अगर हम और नीचे जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफ आई आईज ने इसकी थोड़ी होल्डिंग कम की है, ठीक है, 27 से लेके 24 पे आ गए हैं, ठीक है, 3-4% कम की है। बट अगर आप डी का देखोगे 20% से 27-28%, मतलब 8% उन्होंने खरीदा है। और पब्लिक का अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने यहाँ पे स्टॉक बेचा है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में है। तो पब्लिक का नॉर्मली क्या होता है कि जितनी पब्लिक की परसेंटेज कम होएगी दैट्स अ गुड पॉइंट, और जितना एफ आई आई डी आई का ज़्यादा होएगा दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट, राइट। तो पब्लिक के पास शेयर कम होना चाहिए नॉर्मली हम बोलते हैं, और एफ आई आई डी आई के पास शेयर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वही यहाँ पे है, वो भी पॉइंट यहाँ पे बैठ रहा है।
और पब्लिक ने बेचा क्योंकि पब्लिक के पास पेशेंस नहीं होता, रिटेलर्स यहाँ पे बेच के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं मोटा मोटा हमें फंडामेंटल तो इसके डिसेंट है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ट वाइज क्या लग रहा है, देखो चार्ट वाइज क्या है, स्टॉक 2 साल से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सी कुछ दिन पहले ना डॉक्टर रेड्डी की एक न्यूज़ आई थी कि दैट न्यूज़ वाज ऑन 29-30 अक्टूबर के आसपास, कि इनका जो बेसिकली एक इन्होंने जेनरिक ड्रग के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए इनको नॉन कंप्लायंस इशू नोटिस एक इशू कर दिया गया। और उस दिन जो स्टॉक है वो 9% गिर गया था, 9-9.5%, ठीक है। मैं आपको एक बार वो न्यूज़ दिखाता हूँ, जो न्यूज़ थी, सी डॉक्टर रेड्डी नॉन कंप्लायंस इशू नोटिस 30 अक्टूबर न्यूज़, ये देखो यहाँ पे। तो ये बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल उस दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इनको क्या हुआ था कि इनको एक नोटिस मिला था नॉन कंप्लायंस का, किस चीज़ के लिए, एक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन आता है जो डायबिटीज़ और वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, बेसिकली जो आपने ओजेम्पिक करके ब्रांड सुना होगा। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इस इंजेक्शन को बनाने के लिए, ये इंजेक्शन बेसिकली ऑलरेडी बना हुआ है, इन्होंने जेनरिक ड्रग बनाने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी थी, जिसके लिए उनको नॉन कंप्लायंस नोटिस आ गया था। अब नॉन कंप्लायंस जो नोटिस था, अब लोगों को लगा कि ये ऑब्वियसली न्यूज़ पोर्टल्स है उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना दी, तो स्टॉक 9% गिर गया। बट आप खुद सोचो, क्या ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि स्टॉक 9% गिर जाए? आंसर इज़ नॉट, इतनी बड़ी न्यूज़ थी ही नहीं ये, ठीक है। अगर आप इसकी डेप्थ में थोड़ा जाओगे, नॉन कंप्लायंस नोटिस का मतलब क्या है कि उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर उनको थोड़ी सी दिक्कत मिली है और उसका उन्होंने सफाई मांगी है। आप यहाँ पे देखो क्या है रीज़न फॉर नॉन कंप्लायंस, notice outlines request for additional information and clarifications on specific aspects. This is not a rejection of a application itself. एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की थी उन्होंने, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जस्ट एक क्लैरिफिकेशन मांगी थी। और अगर वो कंपनी क्लैरिफिकेशन दे देगी, उनको पसंद आ गया, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो पास हो जाएगा, राइट। अब इसमें लोगों ने क्या एज्यूम किया कि हाँ ये तो बस कंपनी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब स्टॉक 9% गिर जाना इतनी बड़ी कंपनी, दैट्स अ बिग डील, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो अगर सपोज करो इनको अगले साल लॉन्च करना था, उससे अगले साल कर देंगे, थोड़ा डिले हो जाएगा ना, दैट्स इट, राइट। बट स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा टैंक किया कि पता नहीं क्या ही हो गया, ठीक है। और अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जेनरिक और उसका जो मैं आपको बता देता हूँ। सी जेनरिक ड्रग का मतलब क्या है, जेनरिक ड्रग होता है बेसिकली जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांडेड ड्रग आ चुके हैं ना। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उसने किसी ड्रग की खोज की, उसने कोई ड्रग बेसिकली बनाया, नया ड्रग बनाया, तो वो कंपनी बेसिकली पेटेंट ले लेती है उस ड्रग का कि हमने बनाया है, इस ड्रग को सिर्फ हम ही बना के बेच सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी कंपनी क्या करेगी, वो ड्रग लेगी, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो वाला ड्रग सेम बना के बेचने लग जाएगी कम प्राइस में। बट वो लोग उसको नहीं करने देती गवर्नमेंट, बेसिकली उसको हम बोलते हैं पेटेंट ले लिया, ठीक है। तो जो जेनरिक ड्रग है वो बेसिकली क्या हुआ कि जो ऑलरेडी ड्रग बना हुआ है ना, उसी तरह का सेम ड्रग बनाना किसी और कंपनी के थ्रू, कोई और कंपनी वही ड्रग बनाना चाहती है, उसको बोलते हैं जेनरिक ड्रग। तो बेसिकली जो आप देखते हो ना कि ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग, उसमें फ़र्क क्या हुआ, ब्रांडेड ड्रग हो गया कि जिस कंपनी ने वो ड्रग मैन्युफैक्चर सबसे पहले की है, तो वो उस ब्रांड का ड्रग है, ठीक है, उन्होंने बनाया वो। जेनरिक ड्रग हो गया, जेनरिक कंपनी होगी कि वो बेसिकली कॉपी करके किसी और ने बनाया, मोटा मोटा आप ये समझ के चलो। अब ये जेनरिक ड्रग कौन बना सकता है, एक तरफ मैंने आपको बताया कि पेटेंट ले लेती है कंपनी जिसने वो सबसे पहले बनाया और कोई और उसको बना नहीं सकता। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर रेड्डी है वो जेनरिक ड्रग बनाती है। तो इसके अंदर भी एक कंडीशन है, जिस कंपनी ने ड्रग सबसे पहले मैन्युफैक्चर की है, वो जो पेटेंट है वो सिर्फ 10 से लेके 20 साल तक ही वैलिड रहता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या सर्च किया, क्या पूछा गूगल से कि जेनरिक ड्रग कौन बना सकता है। सी जेनरिक ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी एलिजिबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी बना सकता है, once all relevant patent and regulatory exclusivities on the original brand have expired। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेटेंट है, जो ब्रांडेड कंपनी जिसने सबसे पहले बनाया, वो पेटेंट एक्सपायर होता है, कब होता है, नॉर्मली 20 साल या फिर 10 साल, मतलब 10 से लेके 20 साल तक होता है, नॉर्मली 10 साल होता है, उसको आप 20 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो, राइट। तो जब 20 साल, तो मोटा मोटा ये होगा कि अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरी खुद की एक फार्मा कंपनी है, मैंने कोई एक नया ड्रग डेवलप कर लिया कि हाँ जी ये ड्रग मैंने बनाया है, ये वाली बीमारी ठीक कर देगी, तो वो जो उस ड्रग का पेटेंट है वो मेरा 20 साल तक चलेगा। मतलब 20 साल तक तो कोई और फार्मा कंपनी उस ड्रग को बना नहीं सकती, चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए या कैसे मर्जी बनाए, उसको कॉपी नहीं कर सकते। बट 20 साल के बाद कोई भी फार्मा कंपनी उस ड्रग को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी कर सकती है, बना सकती है और सस्ते दाम में मार्केट में बेच सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी, फार्मा कंपनी नया ड्रग डेवलप कर ले, तो 20 साल तक उस ड्रग का उसको बहुत फ़ायदा होगा? डेफिनेटली होगा, राइट। क्योंकि कोई और कॉपी कर नहीं सकता, तो अपने मन मर्जी के दाम पे बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है।
तो उसका यूएसपी हो गया। बट 20 साल बाद उनको अल्टीमेटली प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो जेनेरिक वाली कंपनी है ना, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर रेडी है या फिर ग्लेनमार्क है, वो भी जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये उसको सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपने नॉर्मली देखा होगा कि ब्रांडेड जो मेडिसिन है वो महंगी होती है, जिस ब्रांड ने मैन्युफैक्चर करी होती है, और जो जेनेरिक होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड ब्रांडेड ड्रग्स। ठीक है, तो ये जिस टाइम के बाद ये एक्सपायर होता है उसके बाद वो बनाना शुरू कर देते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, ये जो न्यूज़ आई थी ये बेसिकली वही थी कि इन्होंने सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन जो ऑलरेडी बन चुका है, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले डिस्कवर हो चुका है, वही इन्होंने बनाने की इच्छा थी इनकी, और जिसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी। अब देखो एप्लीकेशन तो फाइल करनी पड़ेगी ना, ठीक है, अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो भी उसकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो उसकी परमिशन मांगी थी इन्होंने, जिसके अंदर उनको थोड़ी सी और सवालों के जवाब चाहिए थे, वो उन्होंने नॉन कंप्लायंस इशू दे दिया और स्टॉक 10% गिरा, कोई सेंस ही नहीं थी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली स्टॉक 10% गिरा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम आई, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई यहाँ नॉर्मल से। तो यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जिनको पता है कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा होगा। ठीक है, उन्होंने अपनी जेब यहाँ पे भरी होगी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, और यहाँ पे बेचा किसने होगा, हम जैसे लोगों ने, रिटेलर्स ने। तो बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे ख़रीदा और उसके बाद देखो जिस लेवल से गिरा था वहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी आ भी चुका है, राइट। सी ऑलरेडी 8-10% का तो मूव इसने दे भी दिया। ठीक है, उसी लेवल पे आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 20% का मूव आराम से देगा, क्योंकि फंडामेंटल्स भी कह रहे हैं और चार्ट भी बहुत ही डिसेंट है। ठीक है, और उससे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, सी यहाँ पे ये रेंज में जा रहा था, यहाँ देखो यहाँ पे तोड़ा रेंज, ये यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, इतना नीचे खोल के इसको एकदम से ऊपर ले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, डेफिनेटली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने खरीदा होगा, रिटेलर्स को डराने के बाद। ठीक है, आप यही करते हो ना, जब ऐसे स्टॉक नीचे खुलते तो आप सेल कर देते हो डर के, और बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खरीद जाते हैं। सी उसके बाद ये प्राइस कभी आया ही नहीं, फिर से रेंज में कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेंज में बेसिकली क्या हो रहा है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपना शेयर्स है एकमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद अल्टीमेटली इसको मूव करेंगे। तो हम एक्सपेक्टिंग कि 20-25% का मूव इसके अंदर आ सकता है। और ये चीज़ मैं एक हमारी कम्युनिटी है जिसके अंदर मैंने अपडेट दिया था। सी ये 30 अक्टूबर का है कि डॉक्टर रेडी की ये न्यूज़ आई है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट एज बिग न्यूज़ एज स्टॉक टैंक, कि जितना स्टॉक गिरा इतनी बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, डॉक्टर रेडी का बिग इंस्टीट्यूशन में भी एग्जीक्यूटिंग देयर फाइनल एंट्री, मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पे खरीद रहे होंगे। तो ये मैं ऐसे जो अपडेट है मेरी कम्युनिटी में डालता रहता हूँ। बेसिकली 1% क्लब करके हमारी कम्युनिटी है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे सीखा है, जिन्होंने मुझसे मेंटरशिप ली है कि स्टॉक बेसिकली ऐसे सेटअप्स है जो कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। हमने इसके अंदर एंट्री काफ़ी टाइम से बनाई हुई है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सी मैं इसके अंदर अगस्त से एंट्री बना के बैठा हूँ डॉक्टर रेडी के अंदर, राइट। तो मैंने अगस्त में सबसे पहले अपडेट किया था, तो हमारी कब से काफ़ी टाइम से एंट्री, और जब जिस दिन यहाँ पे स्टॉक गिरा था मैंने और बाय किया था, राइट। तो अगर आपको सीखना है हाउ टू आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स और हमारा जो मेन सेटअप है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, राइट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर अगर आपको सीखना है। और लेट्स सी अभी ये जो स्टॉक है कैसा परफॉर्म करता है इन अपकमिंग टाइम। थैंक यू सो मच।